स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं दोस्तों सल्तनत काल के बाद जो एक टॉपिक है आपका लुसेंट हिस्ट्री का, वो है विजयनगर साम्राज्य। क्या है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। आपको कम समय में विस्तृत जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, मतलब कम जो है उसमें कंटेंट में आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। नोट्स कैसे बनाते हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे आर का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, ठीक है, इतिहास जिस भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है उन सभी के लिए भी ये वीडियो दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि प्रश्न दोस्तों हर टॉपिक से जो है आता ही आता है, तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों, विजयनगर का ही मतलब क्या होता है? जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। इसकी स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, ये 5 भाइयों परिवार था। ठीक है, इसमें 2 भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, एक संत थे विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से इन्होंने क्या किया था? जो आपका हरिहर और बुक्का है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, इनके जो पिता का नाम था वो संगम था। क्या नाम था? संगम था। और इन्हीं संगम जी के नाम पर जो है इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना किया था। पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। अब यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इनकी राजधानी कहाँ थी। तो राजधानी थी दोस्तों हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये भी कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी विस्तृत जानकारी दोस्तों। ठीक है, लास्ट तक देखेंगे तो वाकई में कहेंगे वाह क्या टॉपिक है। ठीक है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, इन्जॉय आने वाला है। ठीक है, राजधानी क्या थी? हम्पी थी और तुंगभद्रा नदी के तट पर ये बसा हुआ है। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी दोस्तों? तेलुगु था। क्या था? इसकी भाषा क्या थी? तेलुगु था। इस पर 4 वंशों ने शासन किया था दोस्तों। किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर। एक है संगम, दूसरा है सुलुभ, तीसरा है तुलुभ और फिर चौथा क्या है? चौथा अंतिम वंश का है अराबिडू। क्या है? अराबिडू। तो हम इन 4 वंशों के बारे में ठीक ढंग से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, इसको बुक्का फर्स्ट ने एक उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, जो बुक्का थे आपके, उन्होंने एक उपाधि भी धारण किया था, टाइटल जिसे कहते हैं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। समझ में आया? इसकी क्या थी? उपाधि थी, यानी कि वेदों से लेकर के, समझ में आया, उसके प्रतिष्ठापना को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसने इसका क्या किया? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि धारण किया था। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, कि विजयनगर में वो कौन सा जो है शासक था जिसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया था? 4 ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, हरिहर, फिर बुक्का और फिर 3-4 ऑप्शन और दे देगा और आप उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया? कृष्णदेवराय दे दिया, विद्यारण्य संत दे दिया। ऑप्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखे नहीं रहेंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। समझ में आया? हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था दोस्तों? महाराजा धीराज। क्या है? महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, एक आया था इटली का यात्री। कौन था? इटली का यात्री आया था निकोलो कॉन्टी। अब निकोलो कॉन्टी से दोस्तों आप यहाँ पे रिलेट कर लीजिएगा इटली। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा इटली, निकोलो कॉन्टी। क्या नाम था? देवराय फर्स्ट। क्या नाम था? देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, शासन किसका था? देवराय फर्स्ट का। आपको इसको नहीं भूलना चाहिए। तुंगभद्रा और हरिद्र नदी पर, तुंगभद्रा और हरिद्र नदी पर इन्होंने बांध बनवाया। बांध किस लिए बनवाया था? ताकि पानी को रोक करके जिन स्थानों पर सिंचाई करने की जो है असुविधा है किसानों को, वहाँ पर इसका पानी पहुँचाया जा सके। समझ में आया? तो किसने करवाया था? देवराय फर्स्ट ने। किसने? देवराय फर्स्ट ने। समझ में आया? एक आया था फारस का राजदूत था। समझ में आया? अब्दुल रज्जाक नाम था। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक नाम था। 1442 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1442 में आया था। और ये आया था दोस्तों आपके देवराय सेकंड के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? देवराय सेकंड के कार्यकाल में। आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना मैं भूल गया। ठीक है, कि यहाँ पर जो निकोलो कॉन्टी आया था 1420 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। इटली का यात्री था निकोलो कॉन्टी। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है? ये लोग आते जाते रहते थे। ठीक है, राज्यों से संपर्क बनाए हुए थे। तो ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक कौन आया था?
फारस का था 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के कार्यकाल में, ये 1420 ईस्वी में आया था। देवराय द्वितीय को दोस्तों ग्रंथों में जगबेटर कहा गया। क्या कहा गया है? जगबेटर। ये कई बार आपके IAS PCS सहित कई एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, जानिए, प्रश्न कहीं बाहर से विदेश से नहीं आते हैं, बस आपको उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? तो जगबेटर किसको कहा गया? जगबेटर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकार करने वाला। किसको कहा गया है? देवराय द्वितीय को। किसको कहा गया है? देवराय द्वितीय को। अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और जानना जरूरी हो जाता है कि देवराय द्वितीय ने संस्कृत का एक ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि। क्या नाम था? संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका क्या नाम है? महानाटक सुधानिधि। इसकी रचना भी देवराय द्वितीय ने किया था। इसको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। एक यहाँ पे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। किसको? प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय का मतलब क्या है? थोड़ा कह सकते हैं कि वृद्ध अवस्था से और जवानी की अवस्था के बीच में प्रौढ़ कहा जाता है उसको। तो किसको कहा गया है? मल्लिकार्जुन। क्या कहा गया है? मल्लिकार्जुन। ठीक है। तो इसके बाद संगम वंश के बाद दोस्तों सुलभ वंश का शासन हुआ। ठीक है, 1485 से, समझ में आया, 1505 तक सुलभ नरसिंह ने इसकी जो है स्थापना किया था, सुलभ नरसिंह ने। उसके बाद तुलुप वंश ने इस पर शासन किया 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक। ठीक है, तुलुप वंश का शासन था। और तुलुप वंश की जो स्थापना किया था वो आपके वीर नरसिंह ने किया था। किसने किया था? वीर नरसिंह ने जो है आपका किया था तुलुप वंश की स्थापना। कृष्णदेवराय इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेवराय जो फर्स्ट था वो आपके तुलुप वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और इसी के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री था दोस्तों, पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस। क्या नाम था? डोमिंगो पायस नाम था। तो 1515 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, और एक पुर्तगाली यात्री और आया था बारबोसा। क्या नाम था? बारबोसा आया था 1516 में। ठीक है, तो ये दो यात्री जो है कृष्णदेवराय फर्स्ट के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगो पायस और फिर बारबोसा। आपसे प्रश्न पूछा कैसे जाता है? ठीक है, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि ये जो डोमिंगो पायस था, पुर्तगाली यात्री था, वो जो है आपकी किस शासन के जो है किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? समझ में आया? अब ऑप्शन दे देगा, देवराय फर्स्ट, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, या फिर मल्लिकार्जुन। कोई भी चार ऑप्शन बना करके दे सकता है। और यहाँ पे आप नहीं अगर पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये आया था दोस्तों देवराय फर्स्ट के, कृष्णदेवराय फर्स्ट के शासनकाल में डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों लोग। समझ में आया? आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु जो है, ठीक है, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि रहते थे। क्या रहते थे? 8 दिग्गज कवि रहते थे। और इसी को अष्ट दिग्गज कहा गया। क्या कहा गया है? अष्ट दिग्गज कहा गया दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में कन्फ्यूज हो जाता है। तो शिवाजी का क्या था? मंत्रिपरिषद था। क्या था? शिवाजी का मंत्रिपरिषद था। और ये क्या था दोस्तों? ये 8 प्रसिद्ध कवियों का क्या था? एक ग्रुप था, एक समूह था। समझ में आया? और कृष्णदेवराय फर्स्ट का जो शासनकाल था दोस्तों, इस हिंदी तेलुगु साहित्य का, किसका? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। यानी कि इसमें जो है साहित्य जो है चरमोत्कर्ष पर था। समझ में आया? अनेक प्रकार की ग्रंथों की रचना हुआ। समझ में आया? उसमें कई सारी भाषाओं में भी जो है उसमें अनुवाद हुआ। इसके जो है कई बार इसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में भी अनुवाद होता रहता था। कृष्णदेवराय ने खुद दोस्तों तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद, किसकी? अमुक्तमाल्याद किसमें भाषा में? तेलुगु भाषा में। और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किया। किसमें? जाम्बवती कल्याणम। अब तेलुगु से लग रहा होगा कि ये ऐसा ही नाम है, अमुक्तमाल्याद तेलुगु, संस्कृत जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, तो आपको रिलेट करके याद करना है। आप जो है याद कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? एक तेनालीराम रामकृष्ण थे, इसकी दरबारी पांडुरंग महात्म्य की रचना किया था। किसकी? पांडुरंग महात्म्य की रचना जो है तेनालीराम रामकृष्ण ने किया था। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने दोस्तों अनेक उपाधियां भी धारण किया था। टाइटल था इसका आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ये सब किसके नाम है? कृष्णदेवराय के नाम है। किसके नाम है? कृष्णदेवराय के ये नाम है। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये सब कृष्णदेवराय की उपाधियां हैं। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों, इसमें अंतिम शासक जो था दोस्तों इस वंश का सदाशिव था। क्या नाम था उसका? सदाशिव। इसी के समय में दोस्तों क्या हुआ? सदाशिव पेरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा में क्या किया? अपनी राजधानी को वहाँ पर बसाया और कुछ समय तक राज किया। ठीक है, फिर पेरुमल ने क्या किया? तिरुमल ने फिर क्या किया? उसके जो है वहाँ से शासन से क्या कर दिया? हटा दिया, इसको अपदस्थ कर दिया। और फिर एक नए वंश की स्थापना किया था
अराबीड वंश। किस कौन सा वंश था? अराबीड वंश था। अराबीड वंश का जो शासनकाल था दोस्तों 1570 से 1672 ईस्वी तक 102 सालों तक क्या हुआ था, चला था। समझ में आया? एक यहाँ पर युद्ध दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सदाशिव का नेतृत्व था यहाँ पर, ठीक है। इसे तालीकोटा, बन्नीहट्टी या फिर राक्षसी तंगड़ी के भी नाम से जाना जाता है। तालीकोटा या फिर बन्नीहट्टी या फिर राक्षसी तंगड़ी के भी नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आया? इसमें विजयनगर का जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों राम राय कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राम राय। समझ में आया? और अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, ये सब का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। बीजापुर, बीदर, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। और विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। इसमें क्या हुआ? विजयनगर पतन का सबसे बड़ा कारण यही युद्ध माना जाता है। समझ में आया? यहीं पर विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके क्या कर लिया? अराबीड वंश की यहाँ पर स्थापना किया था पेनुकोंडा में। समझ में आया? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा प्रशासनिक इकाई क्या था, प्रांत को मंडल में बांटा गया था। समझ में आया? प्रांत के मंडल को कोट्टा में, फिर वलनाडु में, जिला को नाडु कहा जाता था। और मेला ग्राम दोस्तों 50 गाँवों का एक समूह होता था। समझ में आया? उर को ग्राम कहते थे। क्या कहते थे? उर जो है ग्राम को कहा जाता था। सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। क्या कहते थे? नायक कहते थे। समझ में आया? कर्णिक, कर्णिक किसको कहते दोस्तों? जमीन के खरीद होता था फिर बेचा जाता था, उससे जो संबंधित दस्तावेज होता था उसको कर्णिक कहा जाता था। समझ में आया? लगान आय का सबसे बड़ा स्रोत था दोस्तों, ठीक है। जो सबसे बड़ा टैक्स जो है प्राप्त होता था किससे? जो सबसे बड़ा इनकम प्राप्त होता था वो आपसे लगान से आता था। भू राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/6। क्या था? 1/6। उम्बल क्या था दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है उम्बल और फिर रक्त कोड़गे, कुट्टगी। समझ में? इस सब के बारे में जानिए, समझिए। क्वेश्चन विदेश से नहीं आते हैं, आपको बार बार रिवीजन करने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर ठान लिया तो फिर डर कैसा, उसको करके भी दिखाना मेरे दोस्त। मैदान पीछे छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उम्बल ग्राम में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, इस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। समझ में आया? इस पर लगान नहीं लिया जाता था। ये विशेष सेवा के बदले में, चाहे धार्मिक काम हो या फिर कोई ऐसा काम कर दिया हो किसी ने, उसके बदले में अगर जो है भूमि दिया गया हो उसको उम्बल कहते थे, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। समझ में आया? अब है रक्त कोड़गे। क्या नाम है? रक्त कोड़गे। अब रक्त कोड़गे का ही मतलब समझ गए होगा, रक्त में ही क्या छुपा हुआ है? जो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करते थे, अपनी वीर गाथा क्या करते थे, जो है अपनी जान गंवा देते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो ये ऐसी भूमि थी दोस्तों कि उसके मृतक परिवार को क्या किया जाता था? दिया जाता था। समझ में आया? ताकि वो भी क्या कर सके? अपने परिवार का जीवन यापन ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से चला सके। क्यों? क्योंकि उसके परिवार ने क्या किया है? युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। समझ में आया? तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? इसके लिए रक्त कोड़गे नामक भूमि क्या किया जाता था? ऐसी परिवार को दिया जाता था। समझ में आया? एक है कुट्टगी। क्या नाम है? कुट्टगी नाम है। ब्राह्मण, मंदिर या फिर बड़े भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते थे, चाहे ब्राह्मण हो गया हो या मंदिर के नाम पर कोई जो है ज़मीन अलॉट कर दिया गया हो, या फिर जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, काश्तकार हैं, वो स्वयं खेती नहीं करते थे। समझ में आया? तो ये किसानों को क्या करते थे? पट्टे पर दे देते थे। समझ में आया? कि ले जाइए आप यहाँ पर खेती करिए। एक है दोस्तों कूदी। क्या नाम है? कूदी नाम है दोस्तों। कूदी क्या था दोस्तों? एक कृषक मजदूर जो भूमि के खरीद और जो है बेचने से उसके साथ ही क्या हो जाते थे? ट्रांसफ़र हो जाते थे, उसको कूदी कहते थे। कहने का मतलब क्या? कूद जाते थे, बस ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कोई लखनऊ रह रहा है, समझ में आया, और वहाँ से कुछ मजदूरों का क्या हुआ? ट्रांसफ़र हो गया गोरखपुर। समझ में आया? अब वहाँ पे मजदूर क्या हुआ? उसके साथ जो है मजदूर भी चले गए खेती बाड़ी के साथ में। समझ में आया? मान लीजिए किसी ने खरीद लिया तो फिर उसके साथ जो चले गए उसी को कूदी कहते थे। जो है अपने मजदूर अपने परिवार के साथ फिर क्या हो जाते थे? ट्रांसफ़र हो जाते थे। समझ में आया? ये हालत थी। अगला पॉइंट दोस्तों, विजयनगर का जो साम्राज्य सैन्य विभाग था उसको कदाचार कहलाता था। इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था उसको दंडनायक या फिर सेनापति कहते थे। समझ में आया? उसको दंडनायक या फिर सेनापति कहते थे। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था, जहाँ पे पैसे वगैरह या मुद्रा वगैरह की छपाई होती थी उसको जोरी खाना कहते थे। क्या कहते थे? जोरी खाना। समझ में आया? चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों के बीच को वीर पंजाल कहा जाता है। चेट्टी क्या होते थे दोस्तों? व्यापारी थे। समझ में आया? और निपुण दस्तकार वर्ग था एक,
तो इसको वीर पंचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता था? वीर पंचाल। आपको इसको भूलना नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर के कुछ लोग जो बस गए थे उसको बड़वा कहा जाता था। क्या कहते थे? बड़वा। मान लीजिए कोई उत्तर भारत से गया और दक्षिण भारत में शिफ्ट हो गया है परिवार सहित, तो उसको क्या कहते थे? बड़वा। बड़वा बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। समझ में आया? दासों के ऊपर जो है आधारित है ये शासन व्यवस्था। समझ में आया? और फिर इसके मनुष्यों के क्रय विक्रय भी किया जाता था, गुलामों का। समझ में आया? खरीदा जाता था, बेचा जाता था। उसको बेसबग कहते थे। क्या कहते थे? बेसबग। ठीक है। अगला पॉइंट है, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहते थे? देवदासी। क्या कहते थे? देवदासी। यानी कि देवताओं की जो है आराधना करने वाली या फिर उनकी सेवा सत्कार करने वाली स्त्रियों को क्या कहते थे? देवदासी। इनको आजीविका के लिए भूमि या फिर नियमित वेतन दिया जाता था। या तो उनको ज़मीन दे दिया जाता था या फिर उनको इसके बदले में पैसा दिया जाता था, नगद वेतन। समझ में आया? विजयनगर की मुद्रा पेगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी दोस्तों? हूण थी। क्या थी? हूण थी। अब इसके बाद में जो टॉपिक हो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य होगा। समझ में आया? हसन गंगो, इसके बारे में हम दोस्तों कल जानेंगे, कल समझेंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। समझ में आया? और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी समय लगता है, तो इस चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए। समझ में आया? मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।